अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद आतिफ। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ IAS 16 यानी रीवैल्यूएशन मॉडल की। दिस लेक्चर इज स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर CA FR1। इसमें हम बात करेंगे व्हेन टू यूज़ द रीवैल्यूएशन मॉडल, व्हाट आर द टू मेथड्स टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन एंड हाउ टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन अंडर बोथ मेथड। In accordance with IAS 16, initially an asset should be recorded at its cost. Initially एक asset को cost model के तहत record किया जाता है, but subsequently we have a choice either to use cost model or to use revaluation model. So instead of measuring non-current asset using the cost model, an entity may choose to value them using the revaluation model. And under the revaluation model, an item of property, plant and equipment is carried in the statement of financial position at its fair value. Now, when to use the revaluation model? Some non-current assets such as land and building may rise in value over time. उनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है और उनकी जो वैल्यू आप रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यानी कैरिंग वैल्यू, दैट कैरिंग वैल्यू इज मटीरियली डिफरेंट फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू। और इसी तरह अगर कोई एसेट आपके पास आउटडेटेड हो जाता है, टेक्नोलॉजी वाइज आउटडेटेड हो जाता है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी हो, आप अपने पास उसे कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट ग्रेटर देन दैट, सो इट इज़ अप्रोप्रिएट टू रिकॉर्ड दैट एसेट एट इट्स मार्केट वैल्यू। नाउ कैन बिजनेस यूज डिफरेंट मॉडल्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट, यानी हम कॉस्ट मॉडल किसी एक एसेट के लिए रिकॉर्ड करें, किसी एक टाइप के एसेट के लिए जो है वो कॉस्ट मॉडल यूज़ करें और किसी दूसरी टाइप ऑफ एसेट के लिए जो है फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करें। लाइक व्हीकल्स हैं, उनके लिए अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं तो क्या हम बिल्डिंग के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज़ येस, वी कैन यूज़ डिफरेंट मॉडल फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट। अब क्लास ऑफ एसेट किसे कहा जाता है? इन अकॉर्डेंस विद IAS 16, अ क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट ऑफ अ सिमिलर नेचर and used in an entity's operation. Whenever we have to record an asset at its revalued amount, we have to follow some rules, or you can say these are the conditions of revaluation. Number one, we have to record that asset at its fair value, mainly at its fair value. Secondly, एक दफ़ा अगर आप किसी एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो फिर रेगुलर बेसिस पे उसकी रीवैल्यूएशन की जानी चाहिए। Now, how often the asset should be revalued? It depends upon the frequency of change in fair value of that particular asset. कितनी जल्दी उस एसेट की वैल्यू में चेंजेस आ रही हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रही हैं उस एसेट की मार्केट वैल्यू में। अगर किसी एसेट की मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा जल्दी चेंजेस आ रही हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस जल्दी आ रही हैं, तो ऐसी सूरत में उस एसेट को एवरी ईयर रिवैल्यू करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आपके पास सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद ऑब्जर्व की जाती हैं अगर, तो ऐसी सूरत में यू कैन डिसाइड अबाउट टू रीवैल्यू दैट एसेट आफ्टर एवरी 2 years और आफ्टर एवरी 3 years और 5 years अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। द थर्ड पॉइंट इज whenever you have to revalue an asset, you have to revalue entire class of that asset. एंटायर क्लास का मतलब है कि अगर आप एक बिल्डिंग को रीवैल्यू करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सबको रीवैल्यू करने की ज़रूरत है। अगर आप एक मशीनरी को रीवैल्यू करने जा रहे हैं तो जितनी भी मशीनरीज उस बिजनेस में हैं उन सबको रीवैल्यू करने की ज़रूरत है। नाउ इट इज़ अबाउट हाउ टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन। देयर आर 2 methods described in IAS to record the revaluation process. First is known to be gross replacement method and the second is said to be net replacement method. NCA के पास पेपर में कई दफ़ा आपसे स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट की गई है, you have to record the revaluation in accordance with net replacement method. In such a circumstances, you have to follow the requirement of the question. So you need to know the difference between the gross replacement method and net replacement method. So first we are talking about gross replacement method. In gross replacement method, the first step is to restate the asset from its cost to its fair value. Step 2 is to remove the accumulated depreciation. उस asset पे from the date of purchase to now जितने भी accumulated depreciation charge हो चुकी थी उस सब को remove कर देना है। Third step is to compare the fair value of asset with its carrying value.
If the fair value of asset is greater than the carrying value, then it is said to be increase in value, and such increase is recorded in other comprehensive income. And if the fair value of asset is less than the carrying value, then the difference should be recorded in statement of comprehensive income. For example, एक बिल्डिंग परचेज की गई on 1st January 2015 for ₹1 lakh. The useful life of the building is 10 years. After 3 years, on 31st December 2017, building is revalued at ₹1,20,000. What entry should be passed under gross replacement method? So first, we have to consider the difference between the cost of an asset and its fair value. जब हमने ये एसेट खरीदा था तो उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीस थी. अब इसकी फेयर वैल्यू 1,20,000 है, तो कॉस्ट से फेयर वैल्यू का डिफरेंस आपके पास 20,000 आ रहा है. फ्रॉम कॉस्ट टू इट्स फेयर वैल्यू एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. An increase in asset is recorded as debit. That is why we will debit the building by 20,000 rupees. Second step is to remove the accumulated depreciation. गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एसेट की कॉस्ट 1 लाख रुपीस है, उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है. दैट इज वाई डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द 1 ईयर पीरियड इज ₹10,000. और क्योंकि 3 साल गुजरने के बाद हम एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, इसका मतलब है इन 3 सालों में एसेट 30,000 से डिप्रिसिएट हो चुका है. तो 30,000 से एसेट की एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन को डेबिट करके एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन रिमूव कर दी जाएगी. देन डिफरेंस एनालाइज किया जाएगा बाय कंपेयरिंग द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विद इट्स कैरिंग वैल्यू, और इस डिफरेंस को रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा एज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन द कैरिंग वैल्यू. अगर एक एसेट 1 लाख रुपीस का है और पिछले 3 सालों में 30,000 से डिप्रिसिएट हो चुका है, तो इट मीन्स उस एसेट की कैरिंग वैल्यू 70,000 है. अब हम उसकी फेयर वैल्यू 1,20,000 रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये 70,000 से 1,20,000 50,000 का एसेट की वैल्यू में इजाफा हो रहा है. That amount is recorded in other comprehensive income in the name of revaluation surplus. Now we will consider the second method to record revaluation, net replacement method. In net replacement method, the first step is to remove the accumulated depreciation and also reduce the value of asset by that amount. The second step is to restate the carrying value to its fair value. एसेट की कैरिंग वैल्यू को रीस्टेट करके उसकी फेयर वैल्यू पे लेके आना है. एंड देन अगेन आपने कंपेयर करना है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को कैरिंग वैल्यू से. अगर फेयर वैल्यू ग्रेटर है तो ये इंक्रीज इन एसेट है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, और डिफरेंस को अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा. और अगर आपके पास एसेट की फेयर वैल्यू कम है कैरिंग वैल्यू से, तो दिस इज सेड टू बी डिक्रीज इन वैल्यू एंड सच डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम. Now we will consider the example with the same data कि बिल्डिंग हमने परचेज की on 1st January 2015 को, जबकि यूजफुल लाइफ उसकी 10 ईयर्स है. एसेट को हम 31st December 2017 को रीवैल्यू कर रहे हैं 1,20,000 का. What entry should be passed under net replacement method? To record the entry under net replacement method, first हमने एसेट पे जितनी भी डिप्रिसिएशन अब तक चार्ज हो चुकी थी वो रिमूव करनी है, और साथ ही उतनी वैल्यू से बिल्डिंग को भी रिड्यूस कर देना है. तो यहाँ पे एसेट 3 इयर्स के बाद रीवैल्यू हो रहा है. इन 3 सालों में एसेट पे 30,000 की डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, तो अक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन को 30,000 से डेबिट करके अक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन रिमूव कर दी जाएगी, और इसी वैल्यू से एसेट यानी बिल्डिंग को क्रेडिट करके एसेट की वैल्यू को भी रिड्यूस कर दिया जाएगा. यानी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करके अब हम कैरिंग वैल्यू पे ले आए हैं. द सेकेंड स्टेप हमने ये कंसिडर करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड इट्स कैरिंग वैल्यू, और जितना डिफरेंस आपके पास फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू का आ रहा है उसे आइडेंटिफाई करते हुए वेदर इट इज़ एन इंक्रीज और डिक्रीज हमने ट्रीट करना है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास एसेट की वैल्यू कैरिंग वैल्यू 70,000 होगी थी आफ्टर चार्जिंग 30,000 डिप्रिसिएशन, जबकि एसेट को हम फेयर वैल्यू पे यानी 1,20,000 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. Here fair value is greater by 50,000 from its carrying value. तो एसेट को हम 50,000 से डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, फ्रॉम कैरिंग वैल्यू टू फेयर वैल्यू उसका इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे, और यही इंक्रीज रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा.
सो द डिफरेंस इन द नेट रिप्लेसमेंट मेथड इज दैट कि आप नेट रिप्लेसमेंट मेथड में पहले एसेट की वैल्यू को उसकी कैरिंग वैल्यू पे लेके आते हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड करके, कैंसिल करके प्रीवियस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को, एंड देन कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के डिफरेंस से सेकेंड एंट्री रिकॉर्ड की जाती है. नाउ वी विल कंसिडर द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अ ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड. इसमें सबसे पहले एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी 1 लाख रुपीज. देन रिवैल्यूएशन के नाम से वो 20,000 का इंक्रीज रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि एसेट की कॉस्ट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है. इन अकॉर्डेंस विद दिस आपके पास एसेट की क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग कॉस्ट आ जाएगी 1,20,000. मैंने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के हवाले से एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, कितनी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल हमने चार्ज किया. सो द टोटल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बिकम्स एज 30,000. और एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ये 30,000 की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रिमूव होगी, इसे कैंसिल कर दिया गया. एट द एंड ऑफ द ईयर देयर इज नो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन. एसेट की ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग डिप्रिसिएशन लेस करके कैरिंग वैल्यू एट बिगनिंग रिकॉर्ड कर दी जाएगी, और एसेट की क्लोजिंग कॉस्ट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो कि निल है वो डिफरेंस आपका कैरिंग वैल्यू एट द एंड शो करेगा. नाउ अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स इन अकॉर्डेंस विद नेट रिप्लेसमेंट मेथड. इसमें चेंजिंग ये है कि आपके पास कॉस्ट एट बिगनिंग आप रिकॉर्ड करेंगे, देन आपके पास एज पर एंट्री जो आप एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं वो कैंसिलेशन के नाम से 30,000 रिकॉर्ड की जाएगी. देन डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स कैरिंग वैल्यू एंड इट्स फेयर वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ रीवैल्यूएशन. तो यही आपके पास मेजर डिफरेंस है कि आप ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में एसेट की कॉस्ट में रिवैल्यूएशन के नाम से सिर्फ कॉस्ट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस ऐड करते हैं, जबकि नेट रिप्लेसमेंट मेथड में पहले 30,000 यानी वो डिप्रिसिएशन जो ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है उतनी वैल्यू से एसेट को रिड्यूस किया जाता है, एंड देन कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के डिफरेंस से रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड की जाती है. Remaining figures would be presented in net replacement method as they are presented in gross replacement method. Hopefully you will get to know the difference between the net replacement method and gross replacement method. Do give your feedback and subscribe the channel.